Good morning students. In previous video we have discussed about the waves chapter 5 water in geography. In this video we will study about the next topic tides as well as the ocean currents. In this video we will study about the tides. What are tides? आपने एक पुरानी कहावत सुनी है which is very well known proverb, time and tides wait for none. Today in this video we will study about the tides. What is tides? टाइड्स क्या है? टाइड्स को हिंदी में कहते हैं ज्वार एंड भाटा. ज्वार और भाटा. व्हाट इज द ज्वार एंड भाटा? टाइड्स. इफ यू हैव गो नियर द सी, अगर आप समुद्र के किनारे पर गए हैं तो वहां आपने देखा है कि जो समुद्र का ओशन का किनारा होता है जिसको हम सी शोर बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? सी शोर. समुद्र का किनारा. वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर आपको जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो चहचहाते हुए दिखाई देंगे. ओशन का वाटर या सी का वाटर आपको समुद्र के किनारे पर उसका जो लेवल होता है, ठीक है, वाटर का लेवल, यानी जो सी या ओशन वाटर होता है वो उसमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है, कभी भी वो काम नहीं रहता. ठीक है, वाटर में सर्कुलेशन होता रहता है. सर्कुलेशन. व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस सर्कुलेशन? आप जानते हैं जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर भी मूव करती है जिसको हम रोटेशन कहते हैं, और साथ ही साथ वो स्पेस में भी मूव करती है. ठीक है, जो अर्थ है हमारी वो स्पेस में भी मूव करती है जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. टू टाइप्स की गतियां हैं अर्थ की जो आपने ये 6 क्लास में पढ़ी है, प्रीवियस क्लास में, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन. ठीक है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. जब अपने एक्सिस पर, दिस इज द अर्थ एक्सिस, जब ये अपने एक्सिस पर घूमती है, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस लाइन आर कॉल्ड द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड दिस लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट are called the latitude. तो this is the axis. अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है. अर्थ के रोटेट करने से भी वाटर में मूवमेंट होता है जो ओशन का वाटर होता है. अंडरस्टूड? बट व्हाट आर द कोज ऑफ टाइड्स? टाइड्स के क्या कारण हैं? टाइड्स क्यों आते हैं? दिस इज द नॉर्थ पोल and this line is called the equator. इसको इक्वेटर कहते हैं. इक्वेटर डिवाइड अर्थ into two half, northern hemisphere and southern hemisphere, त्रिगोलार्ध and दक्षिणी गोलार्ध. and equator divide अर्थ into two half. This is the northern hemisphere and this is the southern hemisphere. दक्षिणी गोलार्ध and उत्तरी गोलार्ध. and नीचे साउथ पोल है, इसको साउथ पोल कहते हैं. इक्वेटर पर आपने देखा है कि सन की, दिस इज द सन, सन की लाइट यहाँ पर सीधी पड़ती है और जैसे जैसे सन की रेस स्लैंटिंग होती जाती है यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमेशा ही आइस से कवर रहते हैं, यानी बर्फ से ढके रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सन की लाइट बहुत कम पहुँच पाती है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, दूसरे जब हमारी अर्थ रिवॉल्यूशन करती है तो इस तरह से वो सन के चारों ओर भी मूवमेंट करती है. और जो मून होता है वो मून क्या है? मून अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट. सपोज दैट दिस इज द मून. मून क्या करता है? अर्थ के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है, अर्थ की परिक्रमा करता है मून. When earth, sun
एंड मून, जब यहाँ पर मून होता है इस लाइन में, जब ये तीनों एक लाइन में होते हैं, सेम लाइन में, ठीक है, सपोज दैट मून यहाँ पर आ जाता है, तो मून के अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और सन के अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अर्थ के ऊपर जो वाटर है, ठीक है, वो दोनों ही अपनी ओर खींचते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अर्थ का वाटर इस ओर आकर्षित होता है, जिसको हम हाई टाइड कहते हैं, हाई टाइड, और इसको हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। हाई टाइड को स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड कब आते हैं, फुल मून, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि फुल मून होता है, फुल मून बोलते हैं हिंदी में पूर्णिमा, फुल मून या न्यू मून के टाइम हाई टाइड आते हैं ओशन में। ओशन का वाटर एक दिन में 2 बार ऊपर उठता और नीचे गिरता है, जिसको हम टाइड कहते हैं। द सी लेवल रेज होता है और फिर डाउन होता है, ठीक है, अप एंड डाउन। तो जो वाटर लेवल होता है वो डिक्रीज और इंक्रीज होता है, सी लेवल, उसी को हम टाइड कहते हैं। टाइड क्यों आती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। जो मून और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है ओशियन में, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, क्योंकि सन अर्थ से ज़्यादा डिस्टेंस पर है। सन और अर्थ के बीच में अगर हम देखें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, 15 करोड़, ओके। जबकि चंद्रमा जो मून है, ठीक है, मून केवल 1,94,000 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। तो मून अर्थ के पास है, मून के अंदर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है सन की अपेक्षा, क्योंकि सन ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पर ज़्यादा प्रभावकारी है, ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अर्थ पर उसका। और जब ये तीनों सेम लाइन में होते हैं तब हाई टाइड आती है। हाई टाइड मतलब उच्च ज्वार, ठीक है, सी लेवल वो ज़्यादा होता है। उसके बाद जब तीनों एक, क्योंकि मून अर्थ के चारों ओर मूव करता है, सपोज दैट मून यहाँ पर आ जाता है, सन यहाँ पर रहता है, ठीक है, तो फिर ये ट्रायंगल सा बनता है यहाँ पर, यानी कि सन अर्थ के वाटर को अपनी ओर आकर्षित करता है, मून अपनी ओर आकर्षित करता है, तो तब होते हैं लो टाइड, ओके। तब इसको हम बोलते हैं लो टाइड। क्या बोलते हैं, लो टाइड, या फिर नीप टाइड भी इसको हम कह सकते हैं, नीप टाइड। तब इतने उच्च ज्वार नहीं आते, क्योंकि उस समय ओशन का या सी का जो वाटर लेवल होता है वो इतना ऊपर नहीं उठ पाता, क्योंकि मून अपनी ओर आकर्षित करता है और सन अपनी ओर खींचता है। तो वाटर लेवल नीप टाइड में नीचे रहता है, ठीक है, तब हम इसको नीप टाइड कहते हैं, लो टाइड कहते हैं। तो दीज द टाइड। टाइड कहाँ पर आते हैं, ओशन में, समुद्रों में, ठीक है। देयर आर 4 ओशियन। आप जानते हैं इन प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द ओशियन। दैट इज द पैसिफिक ओशियन which is the largest ocean, and second Atlantic Ocean. Pacific Ocean is the deepest and largest ocean. Second Atlantic Ocean. Third Indian Ocean. Indian Ocean. Our country India is the bank of the Indian Ocean. ठीक है, हिंद महासागर इसको हम हिंदी में कहते हैं, पैसिफिक को प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर है, एंड फोर्थ आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन, जो आर्कटिक ओशन है ये हमेशा बर्फ से जमा रहता है। सपोज दैट दिस इज द आर्कटिक ओशन, यहाँ पर मिलता है ऊपर वाला है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा होती है। आर्कटिक ओशन, नीचे अंटार्कटिका, इसको
इसको भी हम ओशन के रूप में देख सकते हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है, नीचे अंटार्कटिका है और ऊपर ये आर्कटिक है। तो यहाँ पर आर्कटिक ओशन और नीचे अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट भी है जो हमेशा बर्फ से जमा रहता है, ठीक है, इसको हम व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। दीज आर द मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड एंड tides comes in the ocean and seas. Next we will explain the ocean currents. Ocean currents. What are the ocean currents? Ocean currents महासागरीय धाराएं, ocean currents. There are two type of ocean currents, warm currents and cold currents. Warm currents and cold currents. currents क्यों चलती हैं ओशन में, इसके भी some reason है. फर्स्टली अवर अर्थ इज मूव इन द स्पेस. जब अर्थ मूव करती है तो वाटर में भी मूवमेंट होता है. सेकेंडली ड्यू टू द विंड, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, विंड के द्वारा, विंड का जो फोर्स पड़ता है ओशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स पड़ता है विंड का, तो विंड प्रेशर से भी करंट्स चलती है. एंड द टेम्परेचर ऑफ द ओशन, आप देखते हैं कि ओशन का जो टेम्परेचर है, यहाँ पर भी टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, ठीक है. टेम्परेचर के द्वारा भी ओशन करंट चलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पर इक्वेटर के आसपास जब ओशन का वाटर ज़्यादा वार्म होता है, ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ का वाटर जो है वाष्प बनकर स्पेस में जाना स्टार्ट कर देता है. इक्वेटर के आसपास आप जानते हैं, इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर, ये मिडिल लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है. कौन सी लाइन है? इक्वेटर. तो यहीं पर सबसे ज़्यादा हीट होती है इक्वेटर के आसपास, और यहाँ से जो यहाँ का वाटर होता है इतने एरिया में, ठीक है, 0-5 डिग्री तक का जो ये टॉरिड जोन है, जिसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है, हीट जोन है ये सबसे. तो यहाँ का जो वाटर है वो वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है, स्काई में जाने लगती है, और यहाँ से पोल से, जहाँ पर पोल रीजन है, उस ओर से ओशन करंट चल रहा है, यानी जो ओशन का वाटर होता है उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ का वाटर जहाँ पर ज़्यादा हीट होती है इक्वेटर के आसपास, वहाँ का वाटर वाष्प बनकर ऊपर स्पेस में जाना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पर दूसरे एरिया से, दूसरे ओशन से वाटर आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि ओशन करेंट्स चलती है. तो ड्यू टू द डिफरेंट नेचर ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर के द्वारा भी ओशन में करंट्स चलती हैं. 2 टाइप्स की करंट्स होती हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स. एज यू नो ऑलरेडी, जो वार्म करंट्स होती हैं वो इक्वेटर से, सपोज दैट दिस इज द इक्वेटर, इक्वेटर की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री. दिस द लॉन्गिट्यूड, दिस लाइंस एंड these are the latitude. जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे या फिर साउथ पोल की ओर जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. इधर नीचे कौन सा पोल है? साउथ पोल. इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पर होती है? इक्वेटर पर. तो यहाँ पर इक्वेटर पर जब गर्मी ज़्यादा होती है तो यहाँ से जो करंट्स चलती हैं वो वार्म करंट्स होती हैं. इक्वेटर से अगर पोल की ओर जाती हैं तो ये कैसी करंट्स होती हैं? वार्म करंट्स, क्योंकि वार्म एरिया से जाती है, ये वार्म एरिया से जाती है. यहाँ पर वार्म गर्मी होती है, ठीक है, हीट होती है यहाँ पर, क्योंकि सन की सीधी किरणें पड़ती हैं यहाँ इस एरिया में. तो इस पार्ट पर अर्थ में ज़्यादा हीट होती है. यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली जो ओशन करंट्स हैं वो वार्म करंट्स होती हैं, जो पोल की ओर जाती हैं, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की. एंड
some currents originate in the cold area, cold region. जो करंट्स कोल्ड रीजन में ओरिजिनेट होती है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से इस ओर आती है, या फिर नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर आती है. दीज आर द कोल्ड करंट्स, क्योंकि वो कोल्ड एरिया से आती है. इस एरिया में इतनी गर्मी नहीं होती, इतनी हीट नहीं होती जितनी कि यहाँ पर होती है. तो यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली कोल्ड एरिया से ओरिजिनेट होने वाली जो ओशियन करंट्स होती हैं वो कोल्ड करंट्स होती हैं, और इक्वेटर के आसपास से जो ओशियन करंट्स ओरिजिनेट होती हैं वो वार्म करंट्स होती हैं. टू टाइप्स की करंट्स होती हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स. जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं, सपोज दैट इधर से वार्म करंट आती है, इधर से कोल्ड करंट्स आती है, ठीक है. तो जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहाँ की क्लाइमेट भी चेंज हो जाती है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा फिशिंग एरिया वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर ये दोनों टाइप की करंट्स मिलती हैं, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स. जैसे कि जापान में, ठीक है, जापान में कोल्ड करंट्स और जो गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, और लैब्राडोर करंट्स, उनके मिलने से वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियों की उत्पत्ति होती है, सबसे ज़्यादा वहाँ फिश पाई जाती है, ठीक है, जापान कंट्री में. ऐसे ही नॉर्वे है, वहाँ पर लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम ये कोल्ड करंट्स मिलती है, ठीक है. तो जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट्स दोनों आपस में मिलती हैं वहाँ फिश के लिए ज़्यादा प्लैंकटन, जो फिश का फूड होता है, वो पाया जाता है, और उसी से उस एरिया में ज़्यादा फिश कैचमेंट एरिया होते हैं. फिश कैचमेंट जहाँ पर ज़्यादा फिश पकड़ी जाती है वर्ल्ड में. ओशियन करंट्स क्लाइमेट को मॉडरेट भी करती हैं, और जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहाँ फोगी एरिया बन जाता है. फोगी का मतलब होता है कि वहाँ पर फोग पाया जाता है, ठीक है. फोगी मतलब फोग हो जाता है, क्योंकि वार्म और कोल्ड दोनों करंट्स जब आपस में मिलती हैं तो फोग बनता है, जो नेविगेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फोग हो जाता है वहाँ पर. फोग समझते हैं आप, कोहरा, जैसे कि आप विंटर में यहाँ प्लेन में देखते हैं, ठीक है, विंटर में जनवरी के मंथ में, ठीक है, काफ़ी कोहरा आता है, फोग आता है. तो इसी तरह से ओशन में भी जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती हैं, उनके मिलने से वो रीजन फोगी एरिया हो जाता है और वहाँ पर फोग आता है. ओशन करंट्स क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जहाँ से मान लीजिए सपोज दैट वार्म ओशन करंट्स अगर किसी एरिया से गुजरती है तो वहाँ की क्लाइमेट को भी वार्म कर देती है, और जहाँ से कोल्ड करंट्स गुजरती है, जिस एरिया से पासिंग को होती है, उस एरिया की क्लाइमेट कोल्ड हो जाती है. वार्म करंट्स अगर ये इधर इस एरिया में पहुँचती हैं, कोल्ड एरिया में, पोलर रीजन में, तो वहाँ के जो बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं उनको भी वो मेल्ट कर देती हैं. दैट्स व्हाट, यानी कि बर्फ को वो जमने नहीं देती वार्म करंट, क्योंकि इनके अंदर जो वाटर होता है वो वार्म करंट लाती है, वार्म एरिया से आती है, इक्वेटर से. तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ ओशियन करंट्स. इसी तरह से टाइड्स से भी बेनिफिट होता है. जब टाइड्स आते हैं ओशियन में तो बड़े बड़े शिप जो है वो हार्बर तक आसानी से पहुंच पाते हैं, क्योंकि सी लेवल बढ़ जाता है, और सी लेवल को बढ़ने से जो बड़े शिप होते हैं उनको हेल्प मिलती है अपने हार्बर तक, पोर्ट तक पहुंचने में, क्योंकि वो जब तक वेट करते रहते हैं जब तक कि कोई हाई टाइड्स नहीं आते, जब तक सी लेवल नहीं बढ़ता, वाटर नहीं बढ़ता है, क्योंकि बड़े जो शिप होते हैं उनके लिए ज़्यादा वाटर की नीड होती है. और क्योंकि समुद्रों का वाटर चेंजेबल होता है, मूवमेंट्स होता रहता है उनमें, ठीक है, कभी ऊपर आता है कभी नीचे. जब आप समुद्र के किनारे पर जाएंगे कभी घूमने, तब आपको पता चलेगा, जब आप देखेंगे कि जो सी होता है समुद्र, वो हमेशा अपनी सिल्ट को बाहर की ओर फेंकता है. जो भी सिल्ट होती है, जो भी सेडिमेंट्स होते हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं, किनारों पर जमा हो जाते हैं. अगर आप सी के पास में फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, और आपकी बॉल सी में चली जाती है, वो तो अपने आप ही बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसमें करंट चलती रहती है ओशन में, ठीक है, और उसका जो वाटर है वो बाहर की ओर आता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है उसमें.
इसी तरह से जब सी का लेवल इंक्रीज होता है तो शिप को हेल्प मिलती है नेविगेशन में। इसमें हेल्प मिलती है नेविगेशन। नेविगेशन को कहते हैं नौकायन। ये जो बड़े बड़े शिप होते हैं जो हमारे कंट्री से दूसरे कंट्रियों में जाते हैं, अदर कंट्री से हमारे कंट्री में सामान लाते हैं, तो नेविगेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है टाइड्स। दैट्स ऑल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।